हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको अनुस्वार और अनुनासिक पढ़ाना शुरू किया है और उसमें मैंने अनुस्वार आपको पढ़ा दिया है। अनुस्वार में कैसे बिंदी बनती है, जितनी शिरोरेखाएं होती हैं उनके ऊपर अगर अनुस्वार का कोई वर्ण आता है तो हमें वहाँ बिंदी ही लगानी और कैसे लगाना है, ये सब चीज़ें मैंने बताई। कैसे पंचमाक्षर की बिंदी बन जाती है, जहाँ सुनाई देती है वहाँ लगती है। तो अनुसार आज अनुनासिक आपको समझा दूँ, फिर मैं समझाऊंगी कि हाँ कैसे कहाँ लगाया जाता है। तो अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। अब मैंने अनुस्वार पढ़ाते समय आपको बताया था कि आप अनुस्वार जब बोलेंगे तो उसमें हवा पूरी नाक से निकलती है, जैसे पंक, अंग, अंक, तो आपको पूरा सुनाई दे रहा कि नाक से स्वर निकल रही है। लेकिन अनुनासिक में क्या होता है, ये जो वायु पूरी नाक से निकल रही है वो आधी मुंह से निकलती है और आधी नाक से शुरू होती है, मुंह पे आके आधी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर अनुनासिक हो जाता है। इसको पहचानने में इसीलिए आसानी होती है। ये थोड़ा सा जैसे अंग कहेंगे तो नाक तक ही सीमित है। दांत, दांत शुरू नाक से होती है और खत्म होने के पहले ही वो मुंह के से प्राणवायु निकलने लगती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, तो आपको स्पष्ट रूप से अनुनासिक जो समझ में आएगा कि अनुनासिक क्या होता है। अनुनासिक ध्वनियों को लिखते समय, बोलते समय, लिखते समय नहीं, लिखने में बोलते समय प्राणवायु यानी बोलने के लिए जो सांस की जरूरत होती है, प्राणवायु पूरी तरह से नाक से न निकलकर उसका आधा हिस्सा मुंह से निकलता है और उसके लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे दांत, चांद, आंख। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कैसे चंद्र बिंदु का जो स्वर होता है वो पूरी तरीके से नाक से न निकलते हुए आधी प्राणवायु जो है नाक से निकलती है और उसका आधा हिस्सा मुंह से निकलता है। ऐसे स्थान पर हम अनुनासिक लगाते हैं, तो अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। इसको उतार लीजिए। अब अनुनासिक का प्रयोग जो होता है वो स्वरों के साथ होता है। जितना इसके अलावा जो शब्द होते हैं, जैसे जितना आपने लिखा आपके क ख ग और च छ ज झ, ये सारे जो शब्द होते हैं वो निरानुनासिक कहलाते हैं। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है निरानुनासिक शब्द कौन से होते हैं, तो जो पहले वाले 4 वर्ण होते हैं वो निरानुनासिक होते हैं और जो पंचम वर्ण के साथ आते हैं जिनमें बोलने पर आपको कहीं नाक से वायु निकालनी पड़ती है, अनुनासिक के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। इतना आप ले लीजिए, लिख लीजिए।
मैं इसको रब कर दूं या इसी के नीचे लिख देती हूँ। अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग, अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग। अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ होता है, मैं वो बताऊंगी। किन किन स्थितियों में होता है। तो पहला है संयुक्त व्यंजन के रूप में, संयुक्त व्यंजन के रूप में जहां पंचमाक्षर, पंचमाक्षर मैंने आपको पहले ही बता दिया, पंचमाक्षर लिखूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि पंचमाक्षर क्या है। जहां पंचमाक्षर के बाद समवर्गी चार वर्गों वर्णों में से, पंचमाक्षर के बाद समवर्गी, समवर्गी मतलब जिस वर्ग की बात कर रहे हो, समवर्गी चार व्यंजन, समवर्गी होगा जैसे कवर की बात कर रहे हैं तो कवर में जो चार बचे हो उसकी बात कर रहे हैं। चार व्यंजन में से कोई वर्ण आए, से कोई वर्ण आए, समवर्गी चार व्यंजन में से कोई वर्ण आए तो अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। इसको नोट कर लीजिए। अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि मुझे रब करके आगे की चीजों को बताना होगा। जैसे गंगा, चंचल, ठंडा, संपादक इत्यादि। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं रब करूंगी, उम्मीद करती हूँ कि आपने इतना लिख लिया होगा। मैं इसको रब कर देती हूँ। बहुत छोटा टॉपिक है, 2 वीडियो में उम्मीद करती हूँ कि पूरा हो जाएगा। बस आपको ये जानना है कि अनुस्वार और नासिक होते क्या है और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। मेन वो है कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, वो आपको जानना जरूरी है। यदि किसी शब्द में पंचमाक्षर एक साथ दो बार आते हैं, यदि किसी शब्द में पंचमाक्षर एक साथ 2 बार आते हैं तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में नहीं बदलता, नहीं बदलता। यानी पंचमाक्षर एक साथ 2 आ जाए तो
तो वो नहीं बदलता, नहीं बदला जाता। ये ध्यान से उतार लीजिए कि पंचमाक्षर जब एक साथ दो बार आ जाते हैं तो ये जो का त्यों लिखा जाता है। जैसे शब्द, एक उदाहरण देखो, नहीं समझ, जैसे शब्द होता है वांग्मय, वांग्मय। अब देखिए, ये भी पंचमाक्षर और ये भी पंचमाक्षर है। अब ये दोनों एक साथ आ गया, यहाँ हम वांग्मय में ये बिंदी लगा के ये चीज नहीं लिख सकते कि वांग्मय ऐसे लिखते, ये अमान्य है। जब एक साथ पंचमाक्षर दो आ जाए, ध्यान दीजिएगा, जब एक साथ पंचमाक्षर, ये भी पंचमाक्षर है और ये भी पंचमाक्षर है, क ख ग घ अंग और प फ ब भ म, तो ये भी पंचमाक्षर है, ये भी पंचमाक्षर है। तो वांग्मय लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ये सही रूप है, वो रॉन्ग है, ये राइट है, ये सही वे है आपका लिखने का। एक आध शब्द और उदाहरण दे देती हूँ। चलिए अन्न लिख देती हूँ, बहुत साधारण सा है, अन्न। देखिए अन्न ऐसे लिखा जाता है। अब अन्न ये भी पंचमाक्षर है, ये भी पंचमाक्षर है, तो ये हम कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं, अन्न ऐसे नहीं लिखते। ध्यान दीजिएगा, दो शब्द हो गए, तीसरा शब्द लिख देती हूँ सम्मेलन। सम्मेलन में हम ऐसे नहीं लिखते हैं, ये सारा अमान्य है, ये सारे अमान्य हैं, सही है मान्य ये है। तो सम्मेलन लिखना होगा तो हमेशा आपको ऐसा लिखना। इसका कारण यही है कि किसी शब्द में जब एक साथ दो पंचमाक्षर आ जाते हो, चाहे वो समान वर्ग के हो या किसी दूसरे हो, क वर्ग और जैसे इस वाले में है वांग्मय में, एक क वर्ग का है, दूसरा जो है प वर्ग का है, लेकिन फिर भी ये अनुस्वार में परिवर्तित नहीं हुआ है। तो आप इसको ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। तो दो पंचमाक्षर एक साथ आने पर हमेशा ये अनुस्वार नहीं लगेगा, उसी का आधा रूप प्रयोग कर दिया जाता है, जैसा सम्मेलन में आप देख रहे हैं, जैसा अन्य में आप देख रहे हैं। एक उदाहरण और देती हूँ, सम्मति। देखिए सम्मति कैसे लिखा था, तो ऐसे सम्मति ऐसे नहीं लिखा जाता, ये सारा गलत है, ये सारा गलत है। गलत वाला भी लिख के मैंने काट दिया है। उन्मुख एक शब्द आता है, एक शब्द है उन्मुख, ये भी पंचमाक्षर है, ये भी पंचमाक्षर है, ना भी पंचमाक्षर है ये भी, तो ये कभी भी उन्मुख ऐसे नहीं लिखा जाएगा। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, छोटे क्लास में पढ़ाते समय आपको इतने विस्तार से बताया ही नहीं गया होगा कि यहाँ पर चंद्रबिंदु क्यों नहीं लग रही है, चंद्रबिंदु क्यों नहीं लगाई जा रही, क्योंकि आपको ये नियम ही नहीं पता कि जब दो पंचमाक्षर एक साथ आते हैं तो अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होता, उसी का आधा रूप लिख दिया जाता है। तो बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि दो पंचमाक्षर आ रहे हैं तो ये ज्यों के त्यों आधे रूप में लिख लिए जाएंगे। एक और नियम है, उसको भी बता देती हूँ, इसको मैं रब करूंगी। रब कर दूं इसे, एक और लिख लीजिए, नियम बहुत जरूरी मैं बता रही हूँ, आपको जानना बहुत जरूरी है कि पंचमाक्षर कहाँ लगता है, कहाँ अनुस्वार लगता है, कहाँ नहीं लगता है। यदि पंचमाक्षर य, व और ह से पहले आता है तो यदि य व ह से पहले आता है तो वह अपने मूल रूप में ही लिखा जाता है।
लिखा जाता है। अब देखिए, यदि आपका जो शब्द लिख रहे हैं उसके लिखने में कहीं बीच में पंचमाक्षर आ रहा और उसके बाद वाला जो वर्ण आ रहा वो य, व और ह में से कोई है तो वो अपने मूल रूप में लिखा जाएगा। जैसे मैं आपको एक शब्द उदाहरण दूं, जैसे शब्द है पुण्य। अब पुण्य ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये रॉन्ग है, क्योंकि ये इसके बाद या आया है तो ये पंचमाक्षर अपने मूल रूप में आधे रूप में है, ये इसका मूल रूप हो गया। उसके बाद एक शब्द और लिख देती हूं, अन्वय। अन्वय शब्द में भी देखिए ये ये व आया है, व के पहले ही पंचमाक्षर आ रहा है तो ये यहाँ पर आधा ना बन गया है, ये ऐसे नहीं लिखा जा रहा कि अन्वय ऐसे लिखते, तो ये व आने के कारण यहाँ पर जो अनुस्वार है वो आधे न के रूप में लग गया है। तो जो यहाँ पर है ये राइट वे है और ये रॉन्ग वे है। एक शब्द और लिखती हूं, कन्हैया। कन्हैया देखिए राइट वे है, कन्हैया कोई भी ऐसे नहीं लिखा पाए होंगे कभी भी आप। क्यों कारण है, यहाँ कहा कि हा के पहले अगर पंचमाक्षर आ, तो यहाँ हा के पहले देखिए पंचमाक्षर आया है, तो इस कारण से ये भी अपने आधे रूप में अपने मूल रूप में यहाँ दिखाई दे रहा, ना कि बिंदी अनुस्वार नहीं बन रहा, तो ये ध्यान में रखिए। तो ये उदाहरण में लिखते जाइए। तुम्हारा शब्द बहुत कॉमन शब्द है जो है तुम्हारा। तुम्हारा देखिए ऐसे लिखा जाता है। कभी आपसे कोई पूछ सकता है या कभी किसी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि तुम्हारा शब्द आप लोग रोज लिखते हैं, ये बताइए कि तुम जब पंचम वर्ण का अनुस्वार बनता है तो ये यहाँ पर पंचम वर्ण का अनुस्वार बनने के कारण भी बनता है, अब आपका ही कहना है, तो ये आधा म क्यों लिखा गया है, तो आप कहिएगा यहाँ पर य व और ह के बाद यदि य व और ह के पहले यदि कोई पंचमाक्षर आता है तो अपने मूल रूप में रहता है। ये परिभाषा याद कर लीजिए कि इसके पहले अगर पंचमाक्षर आ रहा है तो अपने मूल रूप में वो रहेगा, कभी भी इसको भूलिएगा नहीं। तो आपको ये तुम्हारा उदाहरण बहुत कॉमन सा है जो दिखा रहे हैं। तो ये उदाहरण मैंने आपको दे दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो बड़ा हो जा रहा है तो आपको समझ में आ गया होगा अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग कैसे करते हैं। इन सारी चीज़ों को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि हाँ इसको कैसे करना है। मैं एक दो और उदाहरण रह गए हैं, एक दो नियम और रह गए हैं, वो इसके बाद वाले वीडियो में डाल दूंगी ताकि आपको अच्छे से आ जाए। अनुस्वार और अनुनासिक सबको बहुत कठिन लगता है, तो मैंने आपको इसीलिए अनुस्वार और अनुनासिक पढ़ाया ताकि सबको आ जाए। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ हमेशा वीडियो में बने रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।